नमस्कार बच्चों, इस नए क्लास में नए वीडियो में आपका अपना स्वागत है। मैं शिवाजी शुक्ला आप लोगों को 9th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक स्पर्श जो सीबीएसई बोर्ड की पाठ्यक्रम में है उसके काव्यखंड का अंतिम अध्याय यानी 13वां अध्याय जो अरुण कमल जी ने रचा है और उनकी जो कविताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अरुण कमल कौन है, इनकी क्या कृतियां हैं और ये किस तरह के कवि हैं। तो बच्चों, अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास ज़िले में नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 ईस्वी में हुआ और अरुण कमल जी पटना विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक हैं। मेरे विचार में अब जल्द ही वो शायद रिटायर्ड हो गए हैं। अरुण कमल जी भारतीय समकालीन समय के एक प्रगतिशील विचारधारा के कवि माने जाते हैं और इनकी जो शैली है अकाव्यात्मक है। अकाव्यात्मक का मतलब है कि उसमें तुकबंदी या इस तरह की बात नहीं होती है, वो मुक्त छंद होते हैं। अरुण कमल जी काफ़ी समय तक वामपंथी विचारधारा की एक साहित्यिक पत्रिका है आलोचना, उसका संपादन का भी काम किया है और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कविताओं के अलावा इन्होंने कुछ किताबों की आलोचना भी लिखी है और कुछ किताबों का इन्होंने अनुवाद भी किया हुआ है। अरुण कमल जी की जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें जो प्रमुख हैं वो हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, नए इलाके में, और ये आदि कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। कविता और समय इनकी आलोचनात्मक कृति है, कविता और समय। इसके साथ साथ इन्होंने और भी हिंदी की किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है जो वॉयसेस के नाम से जानी जाती है। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली का प्रभाव और लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं। इन्होंने जो अपने अनुभव से देखा है उसको लिखा है और वह लोगों के ऊपर भी बीतता है। इनकी कविताओं में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा बड़ी ही सरल है और दर्शन से ओतप्रोत है। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को रूपांकित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है, नफरत है और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की एक विचार भी दिखाई देता है। आपके पाठ्यक्रम में जो नए इलाके में एक कविता दी गई है वो ऐसे एक दुनिया में प्रवेश कराती है जो कहते हैं कि वो दिन ब दिन बदलती जाती है, रोज़ बदल रही है। यानी आप एक प्रगतिशील समाज में रह रहे हैं जहाँ रोज़ प्रगति हो रही है, तो आपको उसके अनुरूप चलना चाहिए। जैसे समाज बदल रहा हो आपको बदलना चाहिए, ये उनका मानना है। इस कविता के माध्यम से यही हम पढ़ेंगे आज। यह इस बात का बोध कराती है ये कविता कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। हाँ, इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता है। यानी जो पीछे बीत गया वो बीत गया, ख़त्म हो गई बात। अब आगे बढ़ें, आप आगे देखें, आगे क्या परिवेश है उसको समझें। और इनकी जो दूसरी कविता है इस पाठ्यक्रम में वो खुशबू रचते हैं हाथ, यानी एक ऐसी सामाजिक विषमताओं को लेकर कविता है जो ये कहती है कि यहाँ हम छोटे बड़े का भेदभाव करते हैं, गरीब अमीर का भेदभाव करते हैं,
लेकिन वही गरीब, वही छोटा तबका आपके लिए, आपके खुशी के लिए, आपके सुविधा के लिए बहुत सारे काम करती है, और आपके समाज को, यानी जो अमीरों की समाज है, उसको विशेष रूप से सुंदर बनाने का काम करती है, उसे खुशहाल बनाती है। वही वर्ग आज अभाव में है, गंदगी में जीवन बसर करने के लिए मजबूर है। लोगों के बीच वही लोग सुगंध बिखेरते हैं, लेकिन उनके खुद की ज़िंदगी में बहुत ही कड़वापन है, बहुत ही दर्द है। यह क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले वो हाथ दूर दराज के सबसे गंदे बदबूदार इलाकों में रहते हैं, और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने ही उपेक्षित भी हैं। यह आखिर कब तक चलेगा? तो खुशबू रचते हैं हाथ में कवि ने इसी विषमताओं को बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं अरुण कमल जी की रचना। सबसे पहले पढ़ेंगे नए इलाके में। शुरू करते हैं अरुण कमल जी की कविता नए इलाके में। कहते हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2-4 घर आगे ठकमकाता हूँ। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? इस प्रकार से अरुण कमल जी इस बदलते दुनिया के बारे में लिखते हैं, और एक उदाहरण के तौर पर देखें इसको हम लोग कि समाज कितनी द्रुत गति से चेंज हुआ है, बदला है, परिवर्तित हुआ है। आप देखेंगे कि हम अपने जीवन काल में, मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैं आप लोगों की बात नहीं करता, अपने जीवन काल में हम लोगों ने पटरी, काठ की बनी एक पटरी होती थी, उस पर नरकट या किसी ऐसे चीज़ से बने पेन से, लकड़ी की बनी पेन से, दवात में एक खड़िया मिट्टी होती थी जिसको दुद्धि भी कहते हैं, उसको बोर के उसमें डुबो करके हम लोग उस पर लिखते थे। लेकिन आज वो परिवेश बदल गया। अब हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि भाई आप भी उस पटरी पे उस दुधिया से बोर के यानी डुबो करके आप उसको लिखें, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि परिवेश बदल गया, ज़माना बदल गया, समय बदल गया। तो हम उसी बात को लेके बैठे रहें, पिछली बात को लेके बैठे रहें कि हमारे काल में लोग पैदल पढ़ने जाते थे, जो अब नहीं संभव है। अब तो बच्चे बस में या कैब में या उनके पेरेंट्स के माता पिता खुद अपने अपनी गाड़ियों में छोड़ के आते हैं स्कूल तक। हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो ज़माने बदल गए, मूल्य बदल गए हैं। आज धड़ल्ले से लड़कियां भी 8 बजे रात तक बाहर रहती हैं। लड़कियां स्कूल जाती हैं। लड़कियां आज IAS, IPS जैसी परीक्षाओं में खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। लड़कियां सेना में जा रही हैं। तो ज़माना बदल गया, सब कुछ बदल चुका है। जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज थे उसमें भी बदलाव हुआ है। जो हमारी संरचनाएं, भौतिक संरचनाएं होती थी उसमें भी बदलाव हुआ है। पहले खपरेल के मकान होते थे, छप्पर होते थे। आज उनकी जगह सबके पक्के घर बने जा रहे हैं। किसी का महल बन रहा है, किसी का एक छोटा सा पक्का घर बन रहा है।
तो सुविधाएं बढ़ी हैं। पहले लोग एसी जानते ही नहीं थे, अब लोग एसी में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, विचारधारा की हो, जो भी परिवर्तन समाज में हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन, उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हम पिछली बातों को लेके नहीं बैठ सकते। बैठने से एक कुंठा जागृत होगी और कुछ नहीं, उसमें किसी का कोई भला नहीं हो सकता। तो उसी को एक रूपक के रूप में, मतलब एक उदाहरण के तौर पे ये लिखते हैं, इसी बदलाव को लिखते हैं कि अगर वो कहते हैं कि वो अपने घर को जा रहे हैं और घर जाने में देखते थे पहले कोई घर पड़ता था, कोई खंडहर पड़ता था, कोई खाली प्लॉट पड़ता था जहाँ से उनको मुड़ना होता था, वगैरह वगैरह। अब उसको वो ढूंढते हैं अपने घर पहुँचने के लिए, तो पाते हैं कि वहाँ जहाँ वो खंडहर था या खाली प्लॉट था वो बन गए, सब बन गए। वो कहाँ से मुड़े? तो 4 घर आगे निकल जाते हैं, 4 घर पीछे चले जाते हैं कहीं से भी। फिर पूछते हैं कि भाई ये वाला ब्लॉक, इधर वाला जो घर है वो कहाँ पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है। आगे कहते हैं, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कह रहे हैं तुम्हारे पास समय बहुत कम है, यानी सबके पास, किसी के पास भी समाज में अब समय बहुत कम है। आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, यानी बहुत तेज़ बादल है और कभी भी खूब घनघोर बारिश हो सकती है। तो शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब तो मकान बनी गए हैं ऊपर, हो सकता है कि कोई देख करके पहचान ले और हमें पुकार ले। अभी घर उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये मन में अपने सोच रहे हैं कि सब समय बहुत कम है। किस बारे में? क्योंकि आकाश से बहुत घनघोर बारिश होने वाली है। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई आपको पहचान ले ऊपर से देख करके और आपको बुला ले। तो इस प्रकार से कवि अरुण कमल जी इस समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं तेज़ी से, उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि जो भी आपने तय किया है, जो भी आपने एक अपने जीवन में निर्धारित किया है, वो सब कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो रही है। आपके मूल्य बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं, परंपराएं बदल रही हैं, रीति रिवाज बदल रहे हैं। तो ऐसे में आपको बदल लेना चाहिए, बदलना चाहिए। नहीं तो किसी से पूछ लेना चाहिए कि वो कौन सा चिन्ह था या स्मृति थी या आपका घर कौन सा है। आपको वहाँ पहुँचने के लिए किसी की सहायता लेनी चाहिए, यानी लोगों से सीखना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी हो सकता है कि लोग आपको देख करके कि आप पीछे रह गए, आपकी सहायता के लिए कह सकते हो और आवाज़ दे सकते हो, कहेंगे कि भाई आ जाओ, ये रास्ता। यानी समाज बदल रहा है, आपको बदलना है। मूल तत्व इस कविता का यही है। अब उनकी दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ, पढ़ते हैं। कहते हैं अरुण कमल जी, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अरुण कमल जी एक गंदी बस्ती में उन कलाकारों, उन शिल्पकारों और उन कर्मकारों की बात करते हैं जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं। ठीक है? बहुत बड़े बड़े महल बनाने वाले जो कर्मकार हैं, वो कहाँ रहते हैं? उनके पास महल नहीं होता, उनके पास झोपड़ी होती है। और वो भी झोपड़ी कहाँ होती है? किसी गंदी बस्ती में, नाले के पास, किनारे पे पड़ा होता है। लेकिन वो क्या करते हैं? आपके आलीशान बिल्डिंग, आपके आलीशान भवन, आपके महल बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतें। जैसे आप देखेंगे ये जो लाल किला वगैरह सब बना हुआ है, इसमें कौन से लोग थे? बड़े दबे कुचले लोग, गरीब, जो गंदी बस्तियों में रहते थे।
कुतुब मीनार, आज का अक्षरधाम और भी सारी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसको कौन बनाता है? एक गरीब आदमी, एक गरीब शिल्पकार, कर्मकार, जो कहाँ रहता है? महलों में नहीं रहता, वो तो गंदी बस्तियों में रहता है। तो ऐसे ही लोगों की बात करते हैं, और इसमें इस विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं जो अगरबत्तियाँ बनाता है, उनकी बात कर रहे हैं इसमें। और वो भी अगरबत्ती बनाने वाले कहाँ हैं? गंदी बस्तियों में। उस बस्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कह रहे हैं कि ऐसे हाथ जो खुशबू, सुगंध बिखेरने वाले चीज़ बना रहे हैं, वो कहाँ हैं? कई गलियों के बाद, एक गली छोड़ के, दूसरी गली छोड़ के, तीसरी गली छोड़ के, गलियों को छोड़ते हुए, नालों को पार करके हुए जाते हैं। तो एक कूड़े का पहाड़ सा है, घर है, पूरा करकट का ढेर है। उन ढेरों के बाद जहाँ खूब बदबू आती है, बदबू से फटते जाते हैं, यानी इस टोले में इतनी बदबू है उस कूड़े करकट की, वहाँ पे ये लोग रहते हैं जो आपके लिए खुशबू अगरबत्ती बनाते हैं, खुशबू बिखरने वाले अगरबत्तियाँ बनाते हैं। कहते हैं कि उन उभरी नसों वाले हाथ, उनकी जो हाथ है उभरी नसें हैं, काम करके उनकी नसें उभर गई हैं। और घिसे नाखूनों वाले हाथ, नाखून काटने की नौबत नहीं आती, उनके नाखून घिस जाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, चूही की डाल से खुशबूदार हाथ। और उसमें कुछ जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, उनके जो हाथ हैं नए नए पीपल के पत्तों जैसे हैं, मुलायम, बिल्कुल खूबसूरत, और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। ठीक है, जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ भी हैं। कहते हैं गंदे कटे फिटे हाथ, कुछ लोगों के हाथ ऐसे हैं जो गंदे हैं, कटे पिटे हैं, जख्म से फटे हुए हाथ, यानी किसी के हाथ में जख्म है और उनके हाथ फट जाते हैं। आप देखे होंगे, काम करते करते कुछ लोगों के हाथ फट जाते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। और ऐसे हाथ जो कोमल हैं, जुहू जैसे खूबसूरत हैं, कुछ कटे पिटे हैं, बदसूरत खुरदरे से हो गए हैं, ऐसे हाथ जो काम कर रहे हैं और आपके लिए खुशबू, सुगंध उत्पन्न करने वाली चीज़ें बना रहे हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। कहते हैं यही वो गली है, यही वो जगह है जहाँ आपके लिए, देश के लिए खूबसूरत, बहुत सुंदर सुंदर खुशबू देने वाली मशहूर अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। कहते हैं कि यही जो गरीब लोग हैं, यानी यही गंदे लोग जो गंदे मोहल्लों में रहते हैं, आप लोगों के लिए केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी जैसी सुगंध देने वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। यानी दुनिया भर की जो गंदगी है, बहुत ही गंदा जगह है, गंदी बस्ती है, गंदा मोहल्ला है, उन्हीं गंदे मोहल्ले बस्ती में ये आपके लिए जो खुशबू रच रहे हैं, सारी दुनिया के लिए खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, वो यहीं बसते हैं, यहीं रहते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही वो हाथ हैं जो सबके लिए खुशबू रचते हैं, यानी सुगंध फैलाने वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। और इनका क्या हाल है? ये अभी भी बदहाल, इनके हाथ फटे हुए हैं। किसी कोमल हाथ हैं, जुहू जैसे खूबसूरत हाथ हैं, वो भी अब क्या होंगे? इसी फट जाएंगे हाथ, खुरदरे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे और इसी बदबूदार इलाके में रहेंगे, फिर भी आप लोगों के लिए खुशबू भरी अगरबत्तियाँ बनाते रहें। तो एक तरह का ये व्यंग है और समाज में जो असमानता है उसकी बात करते हैं अरुण कमल जी।
आपको यह पाठ ढंग से पढ़ना चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब मैंने काव्य खंड के सारे अध्याय आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया है। अब अगले अपने इस वीडियो में जो आगे बनाऊंगा वो परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या हमें करना है, कैसे किसी अध्याय को पढ़ना है, किसी प्रश्न का जवाब कैसे लिखना है, इन सब को लेकर के मैं एक बार आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।